फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस एकेडमी। आई एम दीप्ति शर्मा। फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था कि स्टेजेस ऑफ मैटर क्या होती हैं। आज हम उसके आगे कवर करते हैं कि ट्रांसफॉर्म कैसे होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। ठीक है, तो जैसे कि पहला सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को जब हम गर्म करते हैं, सॉलिड स्टेट में क्या हमने बताया था आपको कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जब सॉलिड स्टेट को हम एनर्जी देते हैं, मान लीजिए कोई सॉलिड स्टेट है, इसको हम क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं इसको। ठीक है, जब इसको ऊष्मा देते हैं तो इसके कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि कणों के बीच गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि कणों के मध्य आकर्षण बल जो होता है वो टूट जाता है। जब आकर्षण बल टूट जाएगा तो दूर दूर होंगे, तो ये किस स्टेज में फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, और जब अब हम लिक्विड स्टेट में आ गए, इनके कणों के बीच आकर्षण बल कम हो गया, राइट। अब जब हम इसको और हीट देंगे, जब हम इसको और हीट देते हैं लिक्विड स्टेट को, तो लिक्विड स्टेट जो होता है वो बाद में किस स्टेज में आ जाता है, गैस स्टेज में आ जाता है, राइट। गैस स्टेज में आने के बाद तो इससे क्या होती है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो रही है। हीट जो मिल रही है उसको हम जो ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा के कारण पदार्थ के कण जो होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण पदार्थों के जो कण होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल टूटने लगता है। टूटने के बाद वो एक स्टेज ऐसी आती है कि वह द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो जब द्रव अवस्था को गर्म ऊष्मा दी जाती है, तब एक स्टेज ऐसी आती है कि द्रव के जो कण होते हैं उनके मध्य भी आकर्षण बल कम होने लगता है और वो क्या होने लगते हैं, गैसीय स्टेज में जाने लगते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो आइस का एग्जांपल सबसे बेस्ट है। आइस को लेते हैं, जब आइस को हम हीट, मतलब आप बोल रहे होंगे कि आइस को हीट तो कहाँ देते हैं, लेकिन जो वातावरण की ऊष्मा होती है आइस वहाँ से हीट एक्सेप्ट लेती है, मतलब ग्रहण करती है। ठीक है, तो जब आइस लेती है वातावरण से हीट को, तो वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। और लिक्विड फॉर्म में जब उसको हम और ऊष्मा देते हैं तो वो किसमें, जब हम उसको बॉयल करेंगे पानी को, तो वो किसमें, गैस में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, ये इसके बीच अवस्था चेंज होती रहती है। अब हम देखते हैं जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमने, सॉलिड स्टेट को हीट दी जाती है तो लिक्विड में, लिक्विड को हीट देते हैं तो वो गैस में बदल जाती है, और जब हम गैस को कूल करते हैं तो लिक्विड में, और लिक्विड को जब हम ठंडा करते हैं तो वापस सॉलिड में आ जाती है। यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, दूसरी अवस्था से वापस उसी अवस्था में परिवर्तित होती रहती है, इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को कहते हैं गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पर कोई ठोस जो है वो ऊष्मा पा करके, ऊष्मा ग्रहण कर करके द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है, तो उस पॉइंट को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि जल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 273 केल्विन था। ठीक है, जैसे कि बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 273 केल्विन था। ठीक है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है, 273.16, 273.16 केल्विन। इसको हम पूर्णांक के रूप में 273 केल्विन लिख लेते हैं, या फिर इसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रूप में
सेंटीग्रेड के रूप में लिखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आइस का, बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273 केल्विन होता है और डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन केल्विन जो होता है वो एसआई मतलब स्टैंडर्ड पद्धति में तापमान का मात्रा है, इसलिए उसको केल्विन लिखते हैं, ठीक है, ऐसा ही पद्धति में। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। अब हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर, अच्छा एक चीज और कि मेल्टिंग पॉइंट ये दर्शाता है कि बर्फ के कणों के बीच 273 केल्विन मतलब 273 केल्विन ताप जो है आकर्षण बल है, यानी कि किसी पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट उनके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वह पॉइंट जिस तापमान पर कोई पदार्थ लिक्विड से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि लिक्विड से गैस अवस्था में कोई परिवर्तित हो रहा है तो वो बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जल का, वाटर का यदि हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम केल्विन में देखें तो 273 इसमें ऐड कर देंगे, 373 केल्विन ताप हो जाएगा। 16 को हम नहीं लेते हैं, पूर्णांक के रूप में लिख देते हैं ऐसे ही, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 373.16 केल्विन, ओके। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन ताप। इस ताप पर वाटर जो होता है वो गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, राइट। अब देखिए एक चीज और आती है फ्यूजन, संगलन। फ्यूजन में यही है कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को, यानी कि गलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। गलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को फ्यूजन कहते हैं, राइट। अब आता है एक और है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, ठीक है। सब्लिमेशन हम और देख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसको। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होता है ऊर्ध्वपातन, जिसे हम हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? उससे डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाए और गैस से डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो जाए तो हम इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि आप कपूर का एग्जांपल बेस्ट ले सकते हैं। कपूर को जब भी हम जलाते हैं, अपने पूजा में सभी लोग कपूर जलाते होंगे, तो जब भी हम कपूर जलाते हैं तो आप देखते होंगे कि वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, क्या उसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है, वो ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, राइट। तो ठोस से डायरेक्ट गैस में और कुछ पदार्थ गैस से डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, राइट। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो हो गए हैं। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? इसको हम इरेज करते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो हम आपको बाद में लिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इवापोरेशन क्या होता है? देखिए बाष्पीकरण, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। हमने आपको जो बताया कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड से गैस में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है उससे कम तापमान पर, यानी कि जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जल का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से कम तापमान पर कोई पदार्थ वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वो प्रक्रिया जो होती है वो इवापोरेशन या वाष्पीकरण कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कपड़े, एग्जांपल ले लो, जो गीले कपड़े होते हैं, कपड़े हम धोते हैं, धूप में डाल देते हैं, सूख जाते हैं, तो उन कपड़ों का वाष्पीकरण हो जाता है। कपड़े बॉयल तो नहीं होते हैं, पानी उनका बॉयल तो नहीं होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उनका पानी जो है ना वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है ऊष्मा को लेकर के। जो धूप आती है, सन जो होता है, उससे ऊष्मा को लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से कम तापमान पर वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो
तो कपड़े सूख जाते हैं, इसीलिए तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों में हम जैसे हम देखते हैं सूती कपड़े पहनते हैं हम, तो उनसे हमें ठंडक प्रदान होती है, ठीक है। पसीना ज्यादा आता है, जितना पसीना आएगा उतनी ज्यादा हमें ठंडक मिलेगी यदि हम सूती कपड़े पहने हैं तो, क्योंकि सूती कपड़ों से क्या होता है, हवा का अच्छे से आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, बाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, द्रव की सतह के जो कण होते हैं, द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके बाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिखूं, बाष्पीकरण के दौरान हाँ उसमें सूक्ष्म लगाती है। ठीक है, तो क्या होता है, बाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के जो कण होते हैं वो, यानी कि द्रव की सतह के जो कण है, यहाँ पे जो पसीना आता है वो शरीर से या फिर आसपास की ऊष्मा से ऊर्जा प्राप्त करके बाष्प में बदल जाते हैं। तो बाष्पीकरण की जो प्रसुप्त ऊष्मा होती है, यानी कि बाष्पीकरण करने के लिए जो ऊष्मा चाहिए होती है वो उस ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से ले लेते हैं, जिससे हमें ठंडक मिलती है, क्योंकि उन्हें बाष्प में परिवर्तित होना है तो वो ऊर्जा तो लेंगे कहीं से, तो वो ऊर्जा वो हमारे शरीर से लेते हैं या आसपास के वातावरण से ले लेते हैं, तो जिससे वो बाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और हमें ठंडक मिलती है, ठीक है। इसीलिए हम सर्दियों में सूती कपड़े पहनते हैं और हमें ठंडक का एहसास होता है, राइट। ठीक है, सूती कपड़ों में क्या होता है, जल का अवशोषण जो होता है वो अत्यधिक हो जाता है, इसलिए सूती कपड़े जो होते हैं हमारे शरीर से जल का अवशोषण कर लेते हैं और वायुमंडल में और इसीलिए हमारा पसीना जो है इसमें अवशोषित होकर के वायुमंडल में आसानी से बाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। तो ये था इवेपोरेशन। अब हम देखते हैं स्टेजेस को एक बार। देखिए जैसे हम देखें है ना, ये लिक्विड है, यहाँ पे हम सॉलिड बनाते हैं, ये गैस, ठीक है। जब सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में परिवर्तित होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्यूजन, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित होने को फ्यूजन यानी कि गलने की प्रक्रिया, तो वो क्या कहलाती है, फ्यूजन कहलाती है, या फिर जिसे हम संगलन कहते हैं, हिंदी में बोले तो क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। अब आप बोलोगे मेल्टिंग पॉइंट क्या था, जिस पॉइंट पे वो परिवर्तित होती है उसे हम गलनांक बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड। जब लिक्विड से कोई चीज गैस में परिवर्तित होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, वेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं वेपोरेशन। वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन कहते हैं। जब कोई चीज गैस से लिक्विड सॉलिड में परिवर्तित होती है तो वो क्या कहलाती है, सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन यानी कि हमने आपको बताया था सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन,
ठीक है। तो ये तो हो गई कि सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तन को हम फ्यूजन कहते हैं, लिक्विड से गैस में परिवर्तन को हम वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है, यानी कि वाष्पीकरण कहते हैं, और गैस से सॉलिड में परिवर्तन को हम सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब जब सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में वापस परिवर्तित होगी तो उसको भी हम सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन कहेंगे, ठीक है। तो इसको हिंदी में भी राइट डाउन कर देते हैं। और जब इसको हम लिक्विड, ये तो हो गई दोनों प्रक्रिया। तो जब गैस से कोई चीज लिक्विड में परिवर्तित होती है, गैस से लिक्विड में परिवर्तित हो रही है, तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। यानी कि यहाँ से जब कोई चीज इसमें परिवर्तित हो रही है तो उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन कहेंगे उसको, यानी कि इसको हम हिंदी में लिखें तो संघनन। संघनित हो जाती है कोई चीज, और जब कोई चीज लिक्विड से वापस सॉलिड में आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी प्रक्रिया, यानी कि जिसे हम जमना कहेंगे हिंदी में। क्या जमना? जम जाती है कोई चीज। तो इस प्रक्रिया को पूरे को याद रखिएगा कि सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में आती है तो फ्यूजन कहलाती है, यानी कि गलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। और लिक्विड से कोई चीज गैस में आती है तो वेपोराइजेशन कहलाती है, और गैस से कोई चीज सॉलिड में आती है तो सब्लिमेशन कहलाती है। और अब हम उल्टा चलते हैं, लिक्विड से कोई चीज सॉलिड में आती है तो सॉलिडिफिकेशन यानी कि जमना कहते हैं, सॉलिड से गैस में जाती है तब भी ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं, और गैस से लिक्विड में जाती है तो कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई चीजें कि क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कुछ मात्रक हैं कि किसको किस मात्रक में लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एटमॉस्फेयर है, दाब है, पास्कल है, ओके, केल्विन है, तो उसको हम देख लेते हैं। अब देखिए एटीएम क्या है? एटीएम गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है? गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। Was more clever Miss Margaret or the mouse? Where do you think so? Who do you like better? Better the mouse or Miss Margaret? How did Miss Margaret is the mouse who you think it was nice of her to tease him. एटीएम जो है ना, यानी कि एटमॉस्फेयर जिसे हम बोलते हैं, तो गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। पास्कल जो है वो दाब का ऐसा ही मात्रक है। और एक एटीएम का मतलब होता है सामान्य दाब, यानी कि समुद्र की सतह पर जो दाब होता है वो एक एटीएम होता है, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर होता है सामान्य दाब समुद्र की सतह पर, तो उसका होता है कि 1 एटमॉस्फेयर यदि कहीं दाब है तो वो सामान्य दाब कहलाता है वायु का, जो कि समुद्र की सतह पर होता है,
ठीक है। अब ये एटमॉस्फेयर गैसीय दाब क्या होता है, वातावरण में गैस का जो दाब होता है, वातावरण में गैस प्रेजेंट होती है, तो गैस का जो दाब होता है वो एटमॉस्फेयर से मापा जाता है, वातावरण में क्या गैसीय दाब है, ठीक है। और दाब का जो एसआई मात्रक होता है, पूछा जाता है कई टाइम्स, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, जैसे हम पीए से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, टेम्परेचर का केल्विन, ठीक है, केल्विन। किसका, ताप का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक को याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, वो होती है केल्विन, और 180 और पास्कल दाब का एसआई मात्रक है, ठीक है। केल्विन ताप का एसआई मात्रक है, और एटीएम गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। 1 एटीएम जो है सामान्य दाब कितना होता है पूछा जाए तो 1 एटीएम होता है, जो कि समुद्र की सतह पर 1 एटीएम इसको मापा गया है, तो 1 एटीएम सामान्य दाब होता है। ओके फ्रेंड, अब हम देखें कि यदि कहें कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे मैं कहूँ कि केल्विन, जैसे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, इसको केल्विन में परिवर्तित कीजिए, तो केल्विन में हम कैसे परिवर्तित करेंगे, तो देखिए 273 केल्विन क्या होता है, 273 केल्विन बराबर क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कि नहीं होता है, 273 केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम केल्विन में परिवर्तित करेंगे तो देखिए, तो इसमें हम ऐड कर देंगे इसको, राइट, तो 273 प्लस 25 इक्वल क्या हो जाएगा, 298 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन हो जाएगा। तो सेंटीग्रेड को केल्विन में परिवर्तित करने के लिए उसमें ऐड कर देंगे, और जब हम केल्विन को जब हम केल्विन को, ये केल्विन परिवर्तित हो गया, सेंटीग्रेड में परिवर्तित करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, जैसे कि